जय हिंद, मैं सौरभ और आप फिर से एक बार सेट सोल्यूशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज तारीख है 28 दिसंबर 2020, ठीक है। और आज का पहला प्रश्न था इकाई अंक निकालना था, ठीक है। इकाई अंक निकालना था तो देखिए, इकाई अंक निकालने में दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान दें, जैसे किसी भी अंक का कुछ भी पावर दिया हुआ, अगर उस अंक का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक, तो उस स्थिति में पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। तो 1, 5, 6 आपने देख लिया, ठीक। इसके बाद जब 0 भी उसी में आएगा, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं 4 के तरफ। तो 4 का पावर अगर सम हो, यानी इकाई अंक 4 हो और उसका पावर क्या हो, सम हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक 6 आएगा। जबकि पावर विषम होगा तो 4 ही इकाई अंक की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से 9 में भी है कि 9 का अगर पावर सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा, विषम होगा तो 9 रहेगा। कैसे, आप करके देख लीजिएगा। 9 का स्क्वायर कीजिए 81 होगा, 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है। और 9 का क्यूब कीजिए 729 आएगा, 729 में इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक। बाकी का बच जाता है 2, 3, 7 और 8। तो जब 2, 3, 7 और 8 बचेगा तो इसका आप क्या करेंगे कि इसका जो भी पावर दिया रहेगा उसमें 4 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो शेषफल आएगा, क्या आएगा, जो शेषफल आएगा वही इस अंक का पावर मान लीजिए। जैसे मान लीजिए जब भी अब शेषफल आएगा वो तो 4 से कम ही आएगा। जैसे मान लीजिए 3 आया तो 2 का पावर 3 कर लीजिएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 का पावर 3 आया तो उस स्थिति में 3 का क्यूब कर दीजिएगा, 27 आएगा। 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अपना प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न था कि 251 का पावर 3 प्लस 495 का पावर 3 प्लस 986 का पावर 6 माइनस 781 का पावर 2546 था, ठीक है। तो इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया था। मैंने अभी बताया कि अगर आपके संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 1 हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से 5 वाले का 5 हुआ, 6 वाले का 6 हुआ और 1 वाले का 1 हुआ। और फाइनली इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न संख्या 42 के तरफ। अगला प्रश्न था हमारा कि √9400 प्लस √72 प्लस √80 प्लस √1 का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप सबसे लास्ट से बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या है, 1 का ही वर्गमूल क्या हो गया, 1 ही रह गया। और इसके बाद आप ध्यान देंगे 1 और 80 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 81। उसका वर्गमूल कितना हुआ, 9। और इसके बाद जब 9 को 72 से जोड़िएगा तो फिर आ जाएगा 81, उसका भी कितना हो जाएगा, 9। और फिर 9 को जब 9400 में जोड़िएगा तो आएगा 9409, ठीक है। और 9409 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 97। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 के तरफ। अगला प्रश्न 43 क्या, ध्यान देंगे, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है अनुपात में, ठीक है। और लसो दिया हुआ है 280। तो पूछा कि मसो क्या होगा, ठीक है। तो पहली संख्या 7:5 पहली और दूसरी संख्या दी हो, तो जब भी रेशियो हो तो उसको एक टर्म में मान लेते हैं। जैसे 7x 5x, तो पहली संख्या हमने मान लिया 7x, दूसरी मान लिया 5x। लसो कितना दे दिया, 280। अब देखिए मसो की जगह पे क्या रखें, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं यही हमें लसो और मसो दोनों दिलाती हैं, ठीक है। अब यही दोनों लसो और मसो दिलाती हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि लसो आ गया 280, जबकि मसो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। मसो होता क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही मसो है, ठीक। तो कॉमन क्या है 7x और 5x में x, तो वही मसो हो गया, ठीक। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 8। और हमसे पूछा है कितना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या दिया हुआ है 7x, तो 7 में 8 से गुणा कर दीजिएगा 56। और फिर दूसरी दिया है 5x, तो 5 में 8 से गुणा कर दीजिएगा 40। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 8 लगातार संख्याओं का औसत 14.5 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ध्यान देंगे आप कि कभी भी आपसे कहे लगातार संख्याओं का योग या औसत जो कुछ भी, तो उस स्थिति में आपका पहला संख्या x हो जाता है। और लगातार कहेगा तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, यानी जितना कहेगा
उससे एक कम, जैसे 8 संख्या का है तो x + 7, अगर 9 संख्या का है तो x + 8, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि औसत हमें पता है टोटल संख्या का कितना, 14.5, तो टोटल संख्या कितनी होगी, तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या अगर कर देंगे तो टोटल नंबर पता चल जाएगा। यहां से आ गया 116। अब एक बात यहां से आप ध्यान देंगे कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, यही पूछा गया। अब एक बात बताएंगे आप कि यही टोटल संख्या है ना, जो आप यहां पे अंडरलाइन में कर रहे हो, आप देख रहे हैं, हाँ, तो ये टोटल कितना होगा, x जोड़िएगा तो ये टोटल 8 बार है, तो 8x हो जाएगा। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 तक जोड़िएगा तो इसका योग हो जाएगा 28। तो टोटल संख्या आपका कितना हो गया, 8x + 28, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 116 के। अब 28 को अगर आप इधर ले जाएंगे बराबर के तो माइनस में होगा, और 8x बराबर हो जाएगा 88, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या, एक बात बताइएगा कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, x + 7, जो लास्ट में है वही है ना, तो x का मान है 11 और 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 के तरफ। अगला प्रश्न है कि दो लोग हैं, एक मान और एक राम, ये दोनों एक साथ किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, जबकि राम अकेले इस काम को 20 दिन में करता है। पूछा गया कि मान को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम टोटल काम निकाल लें। अब टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो व्यक्ति दिए हुए हैं उनको पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, उसी का लसा निकाल देंगे, यानी लघुत्तम समापन, तो वो हो जाता है टोटल काम। क्या हो जाता है, टोटल काम। हमने यहाँ पर 15 और 20 का लसा निकाला, कितना आएगा, 60, और वही हो गया हमारा टोटल काम। अब एक बात बताइए कि 15 दिन में 60 काम होता है तो एक दिन में 4 काम, उसी तरीके से राम 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 3 काम, यानी राम एक दिन में 3 काम कर सकता है, और राम और मान मिल करके एक दिन में 4 काम करते हैं। तो राम का हो गया 3 काम, तो मान एक दिन में कितना काम किया, 1 काम। अब 60 काम करना है मान को, और एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन। इसका आंसर हो गया 60 दिन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 के तरफ। दो क्रमिक छूट कितने कितने हैं, 19% और 15.5%। पूछा कि कितने एकल छूट के बराबर होगा, ठीक है। देखिए, इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको 2 तरह का प्रश्न यहां मिलेगा, एक आता है क्रमिक वृद्धि और एक आता है क्रमिक छूट। तो जब क्रमिक छूट है तो a + b - ab/100 हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्रमिक वृद्धि है तो a + b + ab/100 हो जाएगा। आप ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए और परसेंटेज लिखिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 47 के तरफ। अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन को उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा गलत कर सकते हैं यहां पे समझने में, क्या कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब कि जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही आदमी भी जा रहा है, ठीक। तो जिधर ट्रेन जा रही है अगर उधर ही आदमी जा रहा है तो उस स्थिति में दोनों का स्पीड घटा दिया जाता है एक दूसरे से, ठीक है। जबकि दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप भी सासाराम से बनारस आ रहे हो और मैं बनारस से सासाराम की तरफ जा रहा हूं, तो हम लोग एक ही दूरी को 2 लोग कवर कर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, इसलिए जोड़ दिया जाता है स्पीड। और जब सेम डायरेक्शन का है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, स्पीड घटा दिया जाता है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि व्यक्ति का, पोल का, खंबे का, पेड़ का जो लंबाई होता है वो नहीं माना जाता। तो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ठीक। हमने मान लिया कि जो ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और व्यक्ति उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा नेट स्पीड x - 8। उसको 200 में डिवाइड करना हमको। अब देखिए 200 जो दिया वो मीटर में दिया हुआ है और यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा कर देते हैं। आप भी वही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल कर लेंगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर देंगे और x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 36.8 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 48 की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उसी ग्राफ का अध्ययन करके हमें कुछ प्रश्न बताने हैं। जैसे पूछा गया है कि ग्राफ एक छात्र का अंक दिखाता है और कहा जाता है कि वो अंक केंद्रीय कोण के माध्यम से दिखाता है, तो गणित में उसके अंक कितने हैं। तो देखिए ग्राफ में गणित को 25% दिखाया गया। क्या दिखाया गया? 25%। पूछ रहा है कि अगर ये कोण में दिखाया जाता तो गणित इस ग्राफ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, यही कहा जा रहा है। तो यहां से एक बात आप ध्यान देंगे कि ग्राफ का प्रश्न दो ही तरीके से मिलेगा जब आपको वो सर्कल वाला ग्राफ बनाएगा, या तो मान डिग्री में देगा या फिर मान परसेंटेज में देगा, ठीक। जब मान डिग्री में देगा तो उसी गोले का मान 360 डिग्री हो जाएगा, जबकि परसेंटेज में देगा तो उसी गोले को 100% माना जाएगा। तो एक बात बताइए कि यहां से प्रश्न पूछा क्या जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज में देगा डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री देगा परसेंटेज में बदलना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से अगर हम नॉर्मली सोचें तो 100% बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, ठीक। तो 1% बराबर होगा 3.6 डिग्री के, और हमसे 25% का मान पूछा गया है, तो 25 गुणे 3.6 कर देंगे, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि डिग्री में दे देता परसेंटेज में पूछता है, तो जब डिग्री में दे देगा परसेंटेज में पूछेगा तो 3.6 से भाग दे दीजिएगा, और अगर परसेंटेज दिया होगा डिग्री में पूछेगा तो 3.6 से गुणा कर दीजिएगा। यही मैंने यहाँ ट्रिक के तौर पे आपको लिखा भी है, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 49 की तरफ। प्रश्न है कि √28 प्लस √28 प्लस √28 ये लंबे समय तक लिखा गया है, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो पूछ रहा है ये कितने के बराबर है। इस तरह के प्रश्नों में जब भी ये बीच में लगातार प्लस आ रहे हो, क्या आ रहे हो, लगातार प्लस आ रहे हो, और ये जो अंक दिया हुआ है इसका हम क्या करते हैं, दो फैक्टर में तोड़ते हैं, एक इवन मिलता है एक ऑड मिलता है। अब इस स्थिति में हालांकि आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि एक इवन मिलता है एक ऑड मिलता है, आप ये ध्यान रखेंगे दो फैक्टर्स वो टूटेंगे, ठीक। इसके बाद एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जो टूटने के बाद जो अंक बड़ा होगा वो प्लस वाले का आंसर होगा, यानी जैसे +28 +28 +28 दे रहा है, तो हम उसको तोड़ लिए 7 और 4 के टर्म में, ठीक। दो ही टर्म में तोड़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ 21 दे देता तो 7 और 3 में टूटता, ठीक। तो यहां एक बात आप ध्यान रखेंगे क्या कि 28 टूटा 7 और 4 में, तो यहां बीच में हर जगह प्लस दिया हुआ है, जहां मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, ठीक। तो प्लस दिया इस वजह से आंसर 7 हो जाएगा। अगर माइनस देता -28 -28 -28 देते जाता तो उस स्थिति में आपका आंसर 4 हो जाता, ठीक। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल बेसिक मेथड से आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न है कि x के पावर b प्लस सी, उसका भी पावर है b माइनस सी, ठीक। उसी तरीके से प्रश्न है x के पावर c प्लस ए फिर c माइनस ए, फिर है a प्लस बी फिर a माइनस बी, और प्रश्न में कहा गया है कि x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मान बताइए। ध्यान देंगे मैंने पहले भी आपको अलजेब्रा का प्रश्न बनाते समय बताया था कि आप कोशिश करें वैल्यू पुट करने का, और वैल्यू पुट करने में मैंने सिर्फ दो बातें आपको ध्यान देने के लिए कहा है। एक कि अगर फ्रैक्शन का प्रश्न है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन का प्रश्न है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न में तो आप नीचे ऊपर कहीं भी 0 रख सकते थे क्योंकि फ्रैक्शन है ही नहीं, लेकिन प्रश्न में एक क्लॉज डाल दिया, क्या कि हमें x का मान 0 नहीं रखना है, ठीक है। नहीं रखेंगे, ऊपर वाले टोटल का मान आप 0 रख दीजिए तो आएगा x के पावर 0, x के पावर 0 और x के पावर 0। किसी भी अंक का पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 गुणा 1 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अगला प्रश्न है 435 रुपए में एक सामान बेचने से 13% का नुकसान होता है। जब सामान को 600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत का शुद्ध परिणाम कितना होगा। अब ध्यान देंगे आप, एक बात मैंने पहले भी आपको हिंट करा है, क्या कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं तो भी इजीली कैसे बना सकते हैं। कभी भी आपका जो लागत मूल्य है
वो हमेशा 100% होगा और वही आपका क्रैमुल होता है। ठीक, तो क्रैमुल को आप हमेशा 100% मानिए। अब कह रहा है कि 13% की हानि होती है, यानी विक्रैमुल कितना हो गया, हानि हुआ तो क्रैमुल से कम होगा, यानी 13 घटा देंगे तो 87 हो जाएगा विक्रैमुल परसेंटेज में। और ये 87% कितने रुपए के बराबर दिया है प्रश्न में, 435 के। तो 1% निकालेंगे तो कटाइएगा तो 1% का मान आया जाएगा 5। तो 100% जो आपका क्रैमुल है कितना हो जाएगा 500, यानी आपने सामान को खरीदा था 500 रुपए में, यानी आपका जो क्रैमुल था वो था 500 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि अगर 600 रुपए में बेचते, आप 500 का खरीद के 600 में बेचते तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का होता, 100 रुपए का। लेकिन ये परसेंट में पूछ दिया, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रैमुल गुणे 100। देखिए ध्यान देंगे आप, लाभ या हानि क्रैमुल पर ही डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो यहां से अगर आप देखते हैं तो 100 बटे 500 गुणे 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहां से 20% आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या 52 की तरफ। प्रश्न संख्या 52 भी ग्राफ है और आपके पास प्रश्न सामने होंगे तो उस प्रश्न को देखिएगा। लिखा हुआ है कि ग्राफ एक छात्र के अंक दिखाता है। यदि खेलों में अंक 275 हैं तो अंग्रेजी के अंक प्राप्त करें। अब एक बात बताएंगे आप कि खेल में उसका अंक 275 है और खेल का प्रतिशत दिया हुआ है 15%। तो ये 15% किसके बराबर हो गया, 275 के। ठीक, 1%, तो 1% का मान आप 275 बटे 15 कर देंगे। कह रहा है अंग्रेजी का मान बताइए, तो अंग्रेजी कितना 18%, फिर 18 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से आप पाएंगे कि 330 अंक उसको अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ। अगला प्रश्न है 2 cos स्क्वायर a - 1 इज इक्वल टू x हो तो x का मान साइन के फॉर्म में बताइए। अब ध्यान देंगे 2 cos स्क्वायर -1 बराबर फॉर्मूला होता है cos 2a। क्या होता है, cos 2a। और cos 2a का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर 2a। क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर 2a। तो यही आपका, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो आप बनाए होंगे, नहीं तो नहीं बनाए होंगे। ठीक, एक तरीका और भी यहां पे था, अगर आप इसे थोड़ा सा टेक्निकली देखते तो कैसे कि आप ट्रिपलेट का लेकर के अंक, जैसे 3 4 5 का अंक लेकर के अगर बाई ऑप्शन जाते और पुट करते तो शायद आप बना सकते थे, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न है कि 1235 गुणे 3521 का गुणनफल कितना होगा। तो आपने ये किया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक, कि इकाई अंक ट्राई करके तो बनाते तो सबका इकाई अंक सेम ही है। आपने इसका कैलकुलेट किया होगा और आपका आंसर इतना आ रहा होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4m बराबर 5n बराबर 9o है। 90 नहीं पढ़ लीजिएगा आप इसे, ठीक है, 9o है तो m अनुपात n अनुपात o का मान बताइए। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको इन अंक के 4, 5 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद सब में डिवाइड कर दीजिए बारी बारी से। जैसे इसका एलसीएम क्या होगा, 4 गुणे 5 गुणे 9, अगर नहीं कट रहा है तो वही गुणा हो जाता है, ठीक। तो 4 गुणे 5 गुणे 9, अब जब भाग देंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या क्या बचेगा, 5 और 9, 5 9 को गुणा कीजिएगा 45 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर उसी तरह से 4 5 9 एलसीएम में 5 कट जाएगा, 4 और 9 बचेगा तो 36 हो जाएगा। उसी तरह से 9 कट जाएगा, 4 5 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। 56 में कह रहा है कि ग्राफ एक छात्र के अंक को दिखाता है, इसके हिसाब से दूसरा सर्वोच्च अंक किस में प्राप्त होगा। तो जिसमें ज्यादा परसेंट उसमें ज्यादा अंक, तो सबसे ज्यादा तो गणित में है, लेकिन ये दूसरा सर्वोच्च पूछ रहा है, तो दूसरा सर्वोच्च है हिंदी में, तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न है कि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब अधिक है तो पहले उसको निकालिए। 40% को कैसे लिख सकते हैं, 4/10, उसको और भी कटाएंगे तो लिखेंगे 2/5, ठीक। कह रहा है कि अधिक है कौन, ए बी से, तो अंक कितना आया 2/5, ठीक, यानी 5 से 2 ज्यादा और होना चाहिए कौन, ए को, यानी बी अगर 5 है तो ए कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो अधिक होगा ना। यहां पर मैंने वही बात पुट कर दिया एज इट इज, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है प्रश्न में
कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए से, कौन, बी। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 7 और 5 का 2 आएगा। मैंने वही कमी लिख दिया, फॉर्मूला वही होगा, कमी बटे में जिससे आप तुलना कर रहे हैं गुणे 100। किससे तुलना की जा रही है, ए से, तो नीचे ए आ गया और गुणे 100 कर दिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न है 66.66% प्लस 1 किसके बराबर है। तो 66.66% का मतलब क्या, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आएगा, 33.33 आता है 1/3, 66.66 आएगा 2/3 और इसमें 1 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 5/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 59 की तरफ। प्रश्न है किसी ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का छठा माना जाता है, फिर ग्रह के पृथ्वी के आयतन का अनुपात बताइए, यानी ग्रह और पृथ्वी के आयतन का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां एक बात आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी का आकार आप लेंगे कैसा, तो गोलाकार। ठीक है, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, वही आप दोनों का लेंगे। ठीक, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई तो कट जाएगा, आर क्यू बचा। अब देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के तुलना में जो ग्रह हैं वो 1/6 हैं, यानी अगर पृथ्वी 1 है तो ग्रह 1/6 है, तो आर क्यू, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, जबकि 1/6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/216। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 216:1 आपका आंसर आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 की तरफ। सोनू अपनी आय का 10% किराए के रूप में चुकाता है, 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर और 63% अपने जीवन यापन पर खर्च करता है। इसके बाद भी यदि वह 63 रुपए जमा करता है तो बताइए कि कितना रुपया कमाया था। हमने आपको इस तरह के प्रश्न हमेशा एक ही बात बोले हैं कि आप ये मान लीजिए कि जितना पैसा उसको मिल रहा था वही कितना प्रतिशत था, 100%। ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो कितना प्रतिशत है, 100%। 100 में से 10 खत्म कर दिया किसी और काम पे, 20 खत्म कर दिया किसी और काम पे, 63% खत्म कर दिया किसी और काम पे, तो जितना बचा प्रतिशत में उतना ही वो जमा कर रहा है 63 रुपए के टर्म में। तो आपने देखा क्या कि कुल उसने 7% धन बचाया, यानी 93% धन उसका खर्च हो गया, और ये 7% कितने रुपए के बराबर है, 63, तो 1% 9 रुपए के बराबर, यानी उसकी आमदनी कितनी थी, किसकी, सोनू की, कितने रुपए, 900 रुपए। ठीक है, हालांकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया होगा, या तो इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं 900 लिखना चाहिए था, ठीक, या फिर जो 63 है इसको 61% अगर कर देते हैं तो भी इसमें से एक आंसर आपका आ जाएगा। 61 कर देंगे तो उस स्थिति में ये क्या होगा, 9% हो जाएगा, फिर कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 700 इसका आंसर आपके ऑप्शन में दिलाए होंगे लोग। ठीक, तो अगर आप 63 को 61 मान लीजिएगा तो 700 आंसर आ जाएगा, अगर 63 को 63 ही मानिएगा तो 900 आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। अगला प्रश्न है 3 लगातार विषम प्रकृत संख्याओं का योग 375 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विषम संख्या ध्यान देंगे कि जैसे विषम संख्या की तरफ बढ़ते हैं 1 3 5 7 ऐसे ही बोलते हैं ना, यानी कि 1 के बाद 2 तो नहीं बोलते, 2 के बाद 3 होता है तो फिर 4 नहीं बोलते, 4 के बाद 5 बोलते हैं, यानी इसके बीच जो गैप होगा वो 2 2 का होगा। तो हमने मान लिया पहली विषम संख्या x रही होगी, दूसरी x+2, तीसरी x+4, ठीक, यानी 2 2 बढ़ता जाएगा हमेशा। और ये किसके बराबर मैंने माना, 3 विषम संख्याओं का सम 375, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 123, और 123 का वर्ग कीजिएगा तो 151 29 आएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और ये जो डेटा दिए हुए हैं, ठीक, आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने यहाँ फॉर्मेट लिख रखा है और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। प्रश्न संख्या 63 है NQ का मान ज्ञात करें यदि रूट के अंदर 3 का पावर n है और वो बराबर है 729 के। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि 729 के बराबर है। सबसे पहले प्रश्न में हमें n को बाहर निकालना होगा, तो n को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मैंने वर्गमूल कर दिया।
तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिया तो स्क्वायर चढ़ाने से क्या हुआ, ये रूट हट गया तो 3n आया इधर, और इधर जब स्क्वायर चढ़ा है तो ये 2 बार लिखे जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी अंक को 2 बार गुणा में लिखना। अब देखिए इसको मैंने यहाँ नीचे 3 था, मैंने कल के भी एक सेट में ऐसा प्रश्न आया था, नीचे 3 था तो 3 को मैंने इधर वाले का भी टर्म कोशिश किया बनाने का, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं, नीचे वाला ये 3 हटेगा नहीं, तब तक n अकेले आएगा नहीं। ठीक, तो जो प्रश्न आपसे डिमांड करता है वही करने का प्रयास कीजिए। मैंने 729 को 3 के टर्म में लिखा तो 3 के पावर 6 और 3 के पावर 6 2 बार लिखना पड़ा। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में ऊपर के पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मैंने उसको जोड़ दिया तो 3 के पावर 12 आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, n का मान कितना बच गया 12। ठीक, तो हमसे पूछा था एन क्यू का मान, तो 12 का क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 728। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये भी प्रतिशत का ही चीज है, उसको मैंने यहां बना रखा है, आंसर उसका आ रहा है 1265, देख लेंगे आप। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 65 की तरफ। प्रश्न है 4/5 और 7/9 के बीच परिमेय संख्या है, क्या है ये। तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, बीच पूछ रहे हैं तो आप इन दोनों डेटा को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर दिएगा, आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नाव P और Q एक दूसरे की ओर 2 स्थानों से आती हैं। ध्यान देंगे एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी कि इस स्थिति में इनका स्पीड जुड़ेगा। ठीक है, आती हैं, जिनके बीच की दूरी कितना बता रहा है 128। फिर कह रहा है कि नाव P और Q की शांत जल में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव P धारा की दिशा में तथा नाव Q धारा की विपरीत दिशा में हो तो वे कितने देर में बाद मिलती हैं। अब ध्यान देंगे कि यहां पे थोड़ा सा आप टेक्निकली ध्यान देंगे, एक नाव मैंने ये मान लिया है और एक नाव ये रहा आपका, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, पहला क्लॉज है, तो मैंने यहां पे बीच में ऐड कर दिया और टोटल दूरी कितना जाना है 128 जाना है। ठीक, वैसे भी आपको पता है चाल गुणे समय दूरी होगा, चाल गुणे समय दूरी होगा। अब यहां पे टेक्निकली आपको क्या समझना है, इस इक्वेशन को मैंने छोटा कैसे कर दिया किया है। ठीक, कि नाव जो धारा के साथ साथ जा रही है उसको मैंने जोड़ दिया, तो नाव P का स्पीड 14 + y हो गया, जो भी टाइम लगा हो उसको T मान लिया मैंने, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। और एक नाव है जो Q, वो धारा के विपरीत आ रही है, तो उसका नेट स्पीड क्या होगा, धारा वाला स्पीड घटा देंगे उसके अपने स्पीड में से, तो 18 - y कर दिया मैंने। ठीक, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको T का मान कितना पता चल जाएगा, 4 घंटे। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या और 67 की तरफ। अगर आपको 66 में दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके या फिर जो मैंने आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक 8541860978, उस पर आप मुझे ये प्रश्न व्हाट्सएप कर लेंगे, फिर वहां देख लेंगे इसे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। मिस्टर तिवारी 28,000 रुपया ऋण और क्यू से लेते हैं। 3 वर्ष बाद ये पैसा 32,200 रुपया हो जाता है। ठीक, जिसका वो भुगतान करते हैं। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी कोई व्यक्ति है जो 28,000 रुपया लिया है कर्ज, ठीक है, और 3 साल बाद लौटाने जा रहा है, तो उसको लौटाना पड़ रहा है 32,200 रुपये। तो पूछ रहा है कि दर क्या था, उस पैसे पे इंटरेस्ट का रेट क्या था। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना होता है, तो टोटल ब्याज के साथ पैसा माइनस मूलधन, तो टोटल ब्याज के साथ पैसा था 32,200, उसमें से 28,000 घटा दीजिएगा तो आपका साधारण ब्याज निकल गया 4,200 रुपये। मूलधन था 28,000, दर नहीं दिया, आर लिख दिया, समय था 3 वर्ष बटे 100 कैलकुलेट कीजिएगा, आर का मान आ जाएगा 5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 68 के पास। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 है कि P और Q किसी साझेदारी में अपनी पूंजी लगाते हैं, किस अनुपात में, 5 और 8 के अनुपात में। ठीक, ये निवेश किए 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद क्या होता है कि P अपनी पूंजी वापस ले लिया। ठीक है, यदि उन दोनों के लाभों का अनुपात
क्या कह रहा है, यदि उन दोनों के लाभों का अनुपात 3:4 है तो बताइए कि क्यू कितने समय के लिए पूंजी निवेश करता है, यानी कि क्यू के पूंजी निवेश का टाइम नहीं दिया। अब एक बात बताइए कि पी 6 महीने तक अपना पैसा रखता है, 5 के अनुपात में रखा है, 6 महीने तक रखा है तो 5 × 6 टोटल पैसा पी का यही हुआ, और फिर इसने अपना पैसा निकाल लिया। एक आदमी है और क्यू, उसने अपना पैसा 8 रुपया तो लगाया, यानी 8 के अनुपात में तो लगाया, लेकिन कितने समय तक लगाया ये नहीं पता है, तो उसका मैंने टाइम मान लिया n। और इन दोनों को जब हिसाब किया गया पैसे का तो आया कि 3 हिस्सा मिला P को और 4 हिस्सा मिला Q को। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो Q था उसने पैसे 5 ही महीने के लिए लगाए थे। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से कर सकते हैं, इतना उम्मीद कर सकते हैं आपसे। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 69 के तरफ। विद्यालय P, Q और R में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 4:7:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20%, 25%, 30% और 30% है तो P, Q और R में विद्यार्थियों की संख्या नए अनुपात में क्या होगी। तो आप ध्यान देंगे कि यहां पे पहले जो एक अनुपात दिया हुआ है 4:7:5, उसमें विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हो रही है 20%, 25% और 30%। तो ठीक है, आप इसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान ले, जब अनुपात में ही पूछा है तो 4 में 20% की वृद्धि कर दीजिए, यानी 4 × 120/100, फिर 7 में 125% की कर दीजिए, 5 में 130% की कर दीजिए। आप पाएंगे कि 96:175:130 में वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी वृद्धि का नया अनुपात यही रहा है। अगला प्रश्न है 70। एक कार शहर M से N के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तथा वापस आने का समय ट्रैफिक जाम के कारण उतनी ही दूरी जितना गया था, ठीक है, यानी M से N, तो उतनी ही दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, जिसके कारण उससे 4 घंटे अधिक लग जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जाने में अगर उसको 4 घंटा लगा होगा तो आने में उसको 8 घंटा लग जा रहा है। कितना? आने में उसको 8 घंटा लग जा रहा है। ठीक, तो यही बात आपको समझना है यहाँ पे। अब देखिए, आप यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें लिख करके दिया है, आप गलत कहां हो सकते हैं। ठीक, बहुत लोग क्या करेंगे 60x गुणा 40 × 4 + x कर देंगे कि इतना उसको जाने में टाइम लगा होगा, x मान का अपने हिसाब से करेंगे, और उनका ये तरीका प्रश्न के अनुचित नहीं होगा। करना क्या होगा कि उनको डिस्टेंस डायरेक्ट बनाने का एक तरीका भी अच्छा हो, क्या कि डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ भी रहा होगा, x ही मान लीजिए अगर आपको मन है तो। एक बार वो 40 के स्पीड से गया तो ज़्यादा समय लगा, और एक बार वो 60 के स्पीड से तो उसमें कम समय लगेगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 घंटे का। क्लियर है? तो आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन 40 माइनस डिस्टेंस अपॉन 60 इज इक्वल टू 4, क्योंकि मान लीजिए इसमें जितना टाइम लगा था उसके तुलना में इसमें तो 4 घंटा कम ही लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 480। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन था आज के सेट का। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।